अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि सरकार से टकराकर बर्बाद हुए एक व्यक्ति की कहानी ज्यादा है और आंट ग्रुप की कहानी कम है। चर्चा में है आज हमारे सामने अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन जैक मा। सुर्खियों में यूं है क्योंकि शी जिनपिंग से टकराना इन्हें बहुत महंगा पड़ा। कितना महंगा पड़ा कि अपने ही द्वारा बनाई गई कंपनी के अंदर अपने ही मालिकाना हक से दूर होना पड़ा। क्या है पूरी कहानी, आज के सेशन में जानते हैं। जल्दी से सभी साथियों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनना शुरू कीजिए। साथियों, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं जैक मा, ये 2020 तक दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित उन लोगों में शुमार थे जिन्हें दुनिया का मीडिया सुनना चाहता था, यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनके बारे में जानना चाहते थे। किसी भी अंतरराष्ट्रीय समिट के अंदर चीन का यह प्रतिनिधित्व करते थे। चीन के अंदर चल रही, एक तरह से समझिए कि दुनिया के अंदर जिस प्रकार से आप अमेजन को जानते हैं, तो अमेजन का कोई सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अगर था तो बिल्कुल अलीबाबा, यानी एक ऐसी वेबसाइट जिसका कि काम बिल्कुल अमेजन जैसा था, यानी कि प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदने और बेचने के लिए साइट थी। जिस प्रकार से आज आप लोग फोन पे या पेटीएम या इस तरह की चीजें यूज करते हैं, ऐसी ही फिनटेक की शुरुआत यानी फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी की शुरुआत करके इन्होंने अपने द्वारा एक कंपनी बनाई जिसका नाम चींटी आंट था, ANT, आंट ग्रुप। आंट ग्रुप के नाम से इन्होंने अपनी एक फिनटेक फर्म बनाई जो कि बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल रही। जिस तरह से आप कंपनियों के अंदर पेपल सुनते हैं, ईबे सुनते हैं, इस प्रकार से ही कोई फाइनेंस की कंपनी बनाई। इनकी कहानी ऐसे उन लोगों में कहानियों में शुमार है जिनको आप आज भी जब पढ़ेंगे, इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो मोटिवेशन निश्चित ही आपके अंदर दौड़ने लगेगा। कहते हैं ये वो व्यक्ति था जो चीनी सत्ता के अंदर एक प्रकार की परंपरा थी कि आपको वहीं की लोकल लैंग्वेज सीखनी है, मंदारिन सीखनी है। इन्होंने अपने आप को अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाइड का काम किया था। यानी ये फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर हैं, यानी कि इनके बाप दादा करोड़पति अरबपति नहीं रहे हैं। सती साधारण परिवार से निकला हुआ वो व्यक्ति जो कि अपनी मेहनत से एक दिन पूरी दुनिया के अंदर फोर्ब्स की टॉप लिस्ट में शामिल होता है, एशिया का सबसे अमीर उद्योगपति बनता है। लेकिन अचानक एक दिन 2020 में जब इन्होंने शी जिनपिंग के साथ में टक्कर ली, वो दिन था और आज का दिन है। जैक मा की खबरें केवल उनकी अवनति की ही सुनाई पड़ती हैं और उन्हीं एक अवनति में, उन्हीं एक डिक्लाइन में आज की कहानी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथियों, जैक मा ने वर्ष 2020 में एक खबर निकली थी जिसमें था कि इनकी एक कंपनी जिसका नाम है आंट ग्रुप, वो अपना IPO लाना चाहती है। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाना चाहती है। अगर यह IPO सक्सेसफुल हुआ तो यह दुनिया का सबसे बड़ा IPO होगा। अच्छा, यह क्या होता है, आसान भाषा में समझते हैं। साथियों, उदाहरण के लिए मानिए कोई भी एक कंपनी है, उदाहरण के लिए जैसे कि पेटीएम जब तक अपना IPO नहीं लाई थी तब तक वो प्राइवेट व्यक्ति के पास थी। प्राइवेट के पास थी का मतलब हुआ कि जो इसके ओरिजिनल ऑनर्स हैं उनके पास, या फिर जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनके पास। जब आप किसी कंपनी को पब्लिक में लेके जाते हैं, पब्लिक का मतलब आप आम आदमी के पास जाते हैं ये कह करके कि आप भी मेरी कंपनी के अंदर मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको मेरे कंपनी के शेयर खरीदने पड़ेंगे। शेयर जो कि एक ऐसी हिस्सेदारी है जो कि आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाती है, इस बहाने आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। आपकी नज़र में हो सकता है 100% के 100 ही हिस्से होते हों, लेकिन कंपनी के अंदर करोड़ों हिस्से होते हैं। यानी 100% की जो पाई है उसको संभव है 1 करोड़ शेयर में बांट दिया जाए, 10 करोड़ शेयर में बांट दिया जाए। यह वहां की नियामक संस्था और वो कंपनी खुद डिसाइड करती है, ठीक है, बाजार वैल्यू से निर्धारित होती है। तो कहा जा रहा था कि आंट ग्रुप की मार्केट वैल्यू इतनी है कि यदि ये IPO में गई, IPO का मतलब शेयर मार्केट में जाके आम जनता के पास गई कि आप हमारे शेयर खरीदो, तो संभव है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा IPO प्रूव हो जाएगी। यानी इसमें इतने ज्यादा लोग शेयर परचेज करेंगे। इतनी खबरें चल ही रही थी, हर जगह एक ही चर्चा, जैक मा को हर कोई व्यक्ति बुलाने के लिए, बोलने के लिए बुलाता था। बहुत ही अच्छे से इनकी बातें सुनी जाती थी। इवन शी जिनपिंग राष्ट्रपति होते हुए इंटरनेशनली इतने ज्यादा नहीं सुने जाते थे जितने जैक मा सुने जाते थे।
लोग इनके वीडियोस को सुन करके मोटिवेशन प्राप्त करते थे। ये खुद भी काफ़ी मिलनसार प्रवृत्ति के बताए गए हैं, यानी ये अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ की मीटिंग में, फैमिली मीटिंग्स में, जहाँ पे भी पहुँचते थे वहाँ लोगों का ध्यान आकर्षित करने का तमाम प्रयास किया करते थे। संभव है कि वो वहाँ के अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए हो, या लोगों के अंदर अपने आप को डाउन टू अर्थ दिखाने के लिए हो, तमाम चीज़ें। ऐसी ही एक मीटिंग में आप 2020 में थे। 24 अक्टूबर 2020 को इन्होंने एक मीटिंग ज्वाइन की। उस मीटिंग में ये अपने बोलने के कारण तो प्रसिद्ध थे ही, ये बोलते बोलते एक लाइन क्रॉस कर गए। अच्छा, बाय द वे इन्हें भी नहीं पता था कि ये लाइन क्रॉस हो जाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब ऐसा पल आ गया जो आपने किसी के ईगो को हार्म पहुंचा दिया। इस समय तक शी जिनपिंग अपने आप को राष्ट्रपति तो जानते ही थे, परमानेंट राष्ट्रपति प्रूव करने की दौड़ में थे कि भाई जब तक जिंदा हूं तब तक राष्ट्रपति हूं, आजीवन टाइप का। इस बीच में जैक मा एक शब्द बोल देते हैं एक मीटिंग में, जहां पर शी जिनपिंग की सरकार के काफी सारे अधिकारी और मंत्री मौजूद थे। इन्होंने कहा कि हम आईपीओ लेने जा रहे हैं। देखिए न्यूज को आप गौर करिएगा, 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर के दिन की एक मीटिंग में इन्होंने बयान देते हुए कहा कि हम आईपीओ तो लाना चाहते हैं, क्योंकि ये इस समय बहुत खुश थे कि दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ चीन में आएगा। लेकिन मुसीबत यह है कि चीन के अंदर जो सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकारी बैंक हैं, वो प्राइवेट कंपनियों से ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे उनसे कुछ बहुत बड़ा चीज मांग लिया गया हो। इन्होंने सीधा कटाक्ष सरकारी सिस्टम पर कर दिया। यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि अपने देश के अंदर कोई बड़ा उद्योगपति और वो सरकारी बैंकों को अपने द्वारा कुछ कह दे कि सरकारी बैंकों से अगर इन्वेस्टमेंट मांगने चले जाओ तो वो ऐसे करती हैं जैसे उनके कलेजे का टुकड़ा मांग लिया हो। कुछ इसी लहजे में इन्होंने अपने द्वारा वहां की सरकारी बैंकों पर कटाक्ष कर दिया। यह कटाक्ष बहुत नॉर्मल तरीके से किया गया था और लगभग हर देश के अंदर सरकारी सिस्टम लगभग एक जैसा ही होता होगा, क्योंकि इंडिया जैसे अपन ने देखा है, चीन के हालात जैक मा से सुन लिए, बाकी के भी फिल्मों से अंदाजे तो लग ही जाते हैं कि सरकारी लोग थोड़े से बेफिक्रे प्रकार के होते हैं कि जाओ जरूरत तुम्हारी है, हमारी थोड़ी है। इनके इस बयान का इतना असर पड़ेगा कि इन्हें क्या स्थितियां तक देखनी पड़ जाएंगी, आज उनका विश्लेषण हम कर रहे हैं। साथियों, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस बात को अपने ऊपर ले लिया कि एक प्राइवेट बिजनेसमैन जिसकी इमेज मुझसे ऊपर है, वो कहता है, जिसको पता नहीं है कि मेरी ताकत क्या है, ये ईगो क्लैश हो रहा था, मैं अपनी ताकत का एहसास दिलाऊंगा। आज आपके सामने सुर्खियां बनी हैं। वही आंट ग्रुप जिसका आईपीओ आता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता था, उस आंट ग्रुप के फाउंडर जैक मा को अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ रहा है। कंट्रोल छोड़ना पड़ रहा है मतलब बताते हैं, क्योंकि असल में कहानी कहां अटकी है, यह समझने में अटकी है कि आफ्टर ऑल क्या हुआ उस इतने बड़े आईपीओ का। क्योंकि ऐसा क्या किया चीनी सरकार ने कि 2020 से लेकर 22 निकल गया, अब तक भी वो आईपीओ नहीं आया और अब उनको अपने मालिकाना हक को छोड़ना पड़ रहा है। खबरें देखिए, जैक मा टू गिव अप कंट्रोल ऑफ फिनटेक जाइंट एंट ग्रुप। ये क्या हुआ, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। साथियों, जैसे ही इन्होंने कहा तो अब सरकारी सिस्टम ने अपने ऊपर इस बात को ले लिया। अब बताते हैं तुम्हें कि क्या होता है सरकारी सिस्टम। क्या होता है साहब सरकारी सिस्टम? बोले सरकारी सिस्टम के अंतर्गत आपकी जो कंपनी है, हम यहां पर एक कानून लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एंटी ट्रस्ट लॉ। ट्रस्ट का मतलब विश्वास से नहीं है, मतलब यह है कि आप कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो कि मार्केट को एक अधिकार की तरफ ले जाता हो। इसलिए हम कुछ कानून बनाने जा रहे हैं। इनके यहां कानून अपनी तरह नहीं बनते हैं कि जनता उन पर विरोध करने के लिए सड़कों पर भी आ जाए, अपोजिशन भी जन जागरण कर ले, कुछ नहीं। क्योंकि सिंगल पार्टी सरकार होती है, सरकार ने कानून बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, कानून बना, कानून दुनिया के सामने आया। सरकार ने कानून में कहा कि हम अपने कानून के माध्यम से ये जो अलीबाबा नाम की आंट ग्रुप नाम की कंपनी है, अगर बाई चांस ऐसा मान के चलें कि इस कंपनी ने दुनिया भर से पैसा उगा के अपने पास में सारा की सारा एक अधिकार अगर जैक मा ने रख लिया, तो संभव है ये व्यक्ति
इस कंपनी किसी को बेचकर चला जाए। अभी तक तो ये प्राइवेट आदमी है, लेकिन भविष्य में इसके अंदर दुनिया भर का पैसा लगा होगा। ना जाने कितने ज्यादा चाइनीज लोग इसमें पैसा लगाएंगे। संभव है कि इसकी वजह से हमारे देश को बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए जरूरी है कि इस कंपनी के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जाएं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब, जब आप आईपीओ लेने के लिए उतर रहे हैं तो अपने मालिकाना हक से अपनी चीजों को छोड़िए, यानी कि जो आपके पास 50% से अधिक के शेयर हैं उन्हें निकालिए और उन परसेंटेज को कम करते हुए, वोटिंग राइट्स को कम करते हुए लाइए। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अपनी इन्हीं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में जैक मा के पास केवल 6.4 के आसपास तो वोटिंग राइट और 10% के आसपास हिस्सेदारी रह गई है। इन्हें अपने हिस्से कंपनी प्रबंधन के नाम पर लोगों के साथ साझा करने पड़े। सरकार ने इनके ऊपर अलीबाबा में भी कुछ गलत पाया जाने पर $2.4 बिलियन का पेनल्टी लगाया। इतना ही नहीं, अपने नए नियम बनाकर आंट ग्रुप से कहा कि चूंकि आप भी फाइनेंस में जा रहे हैं, इसलिए अपनी पूरी कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग फाइनेंस के आधार पर दोबारा कीजिए, और दोबारा करने में अगर कोई गलती मिलती है तो $1 बिलियन का फाइन देना होगा। अलीबाबा जो इनकी मुख्य कंपनी है, जस्ट लाइक अमेजन, वो तो 2.4 बिलियन का फाइन भर चुकी है। 1 बिलियन का फाइन आंट ग्रुप पर अपेक्षित है, किसी भी समय आरोपित हो सकता है। इस प्रकार से दुनिया के अंदर यह पैदा कर दिया गया साइकोलॉजी में कि संभव है कि आंट ग्रुप लोगों को बेवकूफ बना रहा हो। सरकार का एक कदम चला और जैक मा थर थर हो गए, खत्म हो गए। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, जो व्यक्ति यह भाषण दिया था वो तब से लेकर अभी तक कहीं पर भी पब्लिक डोमेन में फिर नहीं आया। आखिरी बार जो व्यक्ति केवल सरकार के खिलाफ लाइन बोलता हुआ पाया गया था, उसके बाद से वर्ष 2023 तक किसी भी पब्लिक डोमेन में वो नहीं आया। हां, मीडिया रिपोर्ट्स में कभी उन्हें हांगकांग में देखा गया, कभी उन्हें जापान में देखा गया, कभी उन्हें नीदरलैंड्स में देखा गया। न्यूज़ इस तरह की आती गई कि उन्हें वहां देखा गया, लेकिन उन्होंने सब चीज़ों से किनारा कर लिया। अब एविडेंस के लिए मैं आपको न्यूज़ की कटिंग्स दिखा देता हूं। आप सोच सकते हैं 6.4 नहीं 6.2% जिनके पास वोटिंग राइट रह गया हो, जिनकी हिस्सेदारी 10% से कम रह गई हो। अपनी ही कंपनी जिसको फिनटेक इन्होंने बनाया, आज उस कंपनी के ऊपर से इन्हें अपना मालिकाना हक डाइल्यूट करना पड़ा, क्योंकि आईपीओ के हिसाब से, देश के नए कानून के हिसाब से वो सही नहीं था। यह आंट ग्रुप का इतिहास है, बनने से लेकर के बिगड़ने तक का। ये इस प्रकार का एक लेटर प्रकाशित किया गया आंट ग्रुप के द्वारा। जैक मा ने कहा कि भाई मैं $37 अरब का आईपीओ लाने जा रहा था, अब हमने वोटिंग स्ट्रक्चर में कुछ रिफॉर्म कर दिए हैं। रिफॉर्म का अर्थ यह हुआ कि अब फाउंडर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय समेत 10 इंडिविजुअल्स के वोटिंग राइट्स को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। यानी कि फाउंडर मैनेजमेंट का वोटिंग राइट नहीं ले सकता, वोटिंग राइट्स मैनेजमेंट के एम्प्लॉय नहीं रह सकते। यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के नाम पर इनमें बहुत सारी चीजें डाल दी गई। अब सवाल आता है, क्या सवाल, क्या आंट ग्रुप अभी भी लेकर आएगा क्या आईपीओ? आंसर है, आंट ग्रुप ने कहा है नो प्लान फॉर आईपीओ फोकसिंग ऑन बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। अभी तो हम अपने व्यापार पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हमारा कोई आईपीओ लाने का उद्देश्य नहीं है। न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आईपीओ में देरी हो सकती है, लेकिन कहानी कहां से शुरू हुई वो मैंने आपको बताई, कहां जाके खत्म हुई वो मैंने आपको बताई। किस प्रकार से दुनिया के अंदर संपत्ति के ग्राफ में आप लगातार नीचे चलते चले गए। आप सोचकर देखिए, फिलहाल तो हालत यह है कि इनके यहां का जो एक सरकारी न्यूज चैनल है, उसने चीन के अंदर जिन उद्योगपतियों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनके ऊपर एक लेख लिखा। उस लेख में जैक मा का नाम ही गायब था। जैक मा की कहानी बड़ी रोचक है। 1994 के अंदर जहां इन्होंने पहली बार इंटरनेट के बारे में सुना था, देखिए ये फर्स्ट जनरेशन, आप और हम जिस चीज से प्रेरणा ले सकते हैं वो क्या है? हम में से बहुत से लोग ये मानकर खुद से अपनी लिमिट्स तय कर लेते हैं। क्या लिमिट्स तय कर लेते हैं? कि बस मुझसे तो इतना ही होगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता। 1994 में फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, मतलब समझ रहे हैं, कोई बाप दादा, कोई बिलेनियर खलेनियर नहीं। इस व्यक्ति को 94 में पहली बार पता चला था कि इंटरनेट क्या होता है। अब उसके बाद से इंटरनेट की वजह से एशिया का सबसे अधिक पैसे वाला व्यक्ति होने का भी इन्हीं को गौरव प्राप्त हुआ।
1995 में अपने परिवार के साथ में मिलकर के इन्होंने एक वेबसाइट शुरू की जिसका नाम चाइना येलो पेजेस था। 1995 में इन्होंने अलीबाबा की स्थापना की। 2003 के अंदर इन्होंने टाओबाओ नाम से और अलीपे के नाम से इन्होंने अपने यहां का पेमेंट सिस्टम शुरू किया। 2012 में अलीबाबा ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम जो है इनका बढ़ करके वो 1 ट्रिलियन युआन का हो गया। 2014 में 25 बिलियन इन्होंने अलीबाबा के आईपीओ से प्राप्त kiए। फोर्ब्स चाइना की रिच लिस्ट के अंदर ये 19.5 बिलियन के साथ टॉप पर रहे। 2015 में खुद का एक बिजनेस स्कूल खोला। 2016 में एशिया के रिचेस्ट पर्सन बने। 2019 में इन्होंने अपने आप को अलीबाबा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटा दिया। 2020 में इनका खेला खत्म हो गया, यानी कि 94 से लेकर 20 के बीच में सारा गेम हो गया। अभी भी पैसे वाले तो हैं, लेकिन पैसे वाले के साथ साथ इनके जो चैलेंजेस हैं वो सत्ता की चुनौती के कारण अब कहीं ज्यादा भारी हो गए हैं। एक जमाना था जिस समय दुनिया भर में लोग इन्हें सुपरस्टार माना करते थे, लेकिन अब इनकी छवि जो है वो चाइनीज सरकार ने अपने दुश्मन के रूप में ले रखी है। इनकी कुछ तस्वीरें हैं जिसमें कि यह दर्शाया गया है कि ये पब्लिक अपीयरेंस में जब जाते थे तो चीन को इतना अच्छे से रिप्रेजेंट करते थे कि लोगों को लगता था कि चीन के अंदर कितना अच्छा स्टार्टअप के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए कल्चर है। लेकिन इनके बाद में जो भी क्रैकडाउन्स हुए वहां लोगों के दिमाग में यह समझ में आ गया कि चीन में चलती केवल शी जिनपिंग की ही है। चाइनीज क्रैकडाउन के बाद इनकी सत्ता में हुआ परिवर्तन वो आपके सामने है। जैक मा की कहानी से लेकर के अब तक की सारी व्यथा हमने आपको बताई। बाकी अन्य कोई और अपडेट मिलेगा वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ गया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। साथ में मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी, जहां पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपके लिए क्लासेस ले रहे हैं। बेस्ट कंटेंट आपके लिए डिलीवर किया जा रहा है। आरंभ नाम से एक नया बैच 2024 के अंदर शुरू हो रहा है, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए शुरू हो रहा है 12 जनवरी 2023 से। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही 5 जनवरी से रफ्तार नाम का एक हिंदी और इंग्लिश मीडियम का मिक्स बैच शुरू हो रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोर्स खरीदने पर जो भी फीस देनी होगी उसमें अंकित 10 लगाने पर 10% का तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा। इसके साथ साथ 4,364 रुपये प्रति माह के ऊपर आप लोगों को मात्र 4,364 रुपये प्रति माह की ऊपर बिना ब्याज की ईएमआई के साथ भी कोर्स परचेज करने का यूपीएससी में मौका मिल जाएगा। धन्यवाद।